integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेटेड। अपना नेक्स्ट टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप। पाइप फ्लो पढ़ रहे हैं तो पाइप की बात करेंगे। अब देखो पावर, पहले पावर देखते हैं, पावर क्या है उसमें। देखो पहले से पहले अपन को पता होना चाहिए, आपको पता पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे लिखते हैं, है ना, 12th से पढ़ते आ रहे हैं, mgh, है ना। एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को mgh लिखते हैं। ये क्या, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, है ना। और एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होती है, पावर होती है ना। तो क्या एनर्जी में पावर बताऊं तो पावर क्या हो जाएगी, इसको टाइम से डिवाइड कर दूं, mgh डिवाइड बाई टाइम। तो इस पर ये मास, ये क्या है, m क्या है, यहां पे मास है, और ये m डॉट क्या हो गया, ये मास पर यूनिट टाइम। ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या होता है, पावर का वाट। ठीक है, तो पावर ऐसे हो गया, है ना, सिर्फ ये समझाने के लिए। अब ये बताओ, देखो ये इसको यूज होगा ये फॉर्मूला, तो मैं आपको उससे पहले बता रहा हूं ये सब चीजें। अब ये बताओ एम को क्या मिल सकता हूं, रो इंटू, रो क्या है, डेंसिटी, वी है वॉल्यूम, रो इंटू वी। एम डॉट में ये लिख सकता हूं, ये बताओ, रो वी डिवाइड बाई टी। और इसको क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ये क्या क्या बोल सकता हूं, इसको बोल सकता हूं मैं डिस्चार्ज, है ना, फ्लो रेट। ये क्या हो गया, फ्लो रेट हो गया रो इंटू क्यू। तो यहां पे मैं ये पुट कर दूं तो ये सही है क्या, रो इंटू क्यू इंटू जी इंटू एच, ये होगी पावर। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, एम इक्वल टू रो इंटू वी। एम डॉट क्या हो गया, रो इंटू वी डिवाइड बाई टी। और ये जो हो गया एम डॉट क्या आ गया, एम डॉट मास पर यूनिट टाइम है, वो क्या है, रो इंटू क्यू आ गया। तो ये मैंने यहां तक ये लिख दिया है, ये चीज यहां हो गई। ठीक है, तो ये पावर जो है ना, पावर को या तो ये लिख सकते हैं एम डॉट जी एच, एक पावर को ऐसा लिखा जा सकता है रो क्यू जी एच, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। ये तो मैंने इसको आपको समझाने के लिए अपन यहां यूज करेंगे, ऐसे लिखते हैं। तो अब देखो यहां पे समझो, ये अपने पास कोई टैंक है ना, यहां पे कुछ फ्लो हो रहा है, यहां पे इसमें अवेलेबल है, और ये पाइप अपनी, ठीक है, ये पाइप है, उसकी डायमेंशन दे रखी है, लेंथ दे रखी है, और क्रॉस सेक्शन दे रखा है कि इसकी डायमीटर इतनी है और वेलोसिटी इसकी v है। तो पहले बताओ p इनपुट बताओ, अवेलेबल हेड जो है ना वो पहले बता रहा है, अवेलेबल हेड जो है यहां पे बता रहा है, अवेलेबल हेड वो बता रहा है कैपिटल H। कैपिटल H जो है वो अवेलेबल हेड बता रहा है ना। इनिशियल अवेलेबल हेड, इनिशियल अवेलेबल हेड कितना है, कैपिटल H। इनिशियल अवेलेबल हेड है वो कैपिटल H। तो P इनपुट क्या हो जाएगा, P इनपुट हो जाएगा, जो पावर जो है इनपुट पे कितनी है, यहाँ पे अवेलेबल इनिशियली कितनी पावर है वो हो जाएगी। ये फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं, यहां लिख दूं m डॉट जी कैपिटल H, क्योंकि H यहां पे ये इनिशियल अवेलेबल हेड है। ठीक है, अब ये बताओ, ये मैंने यहां लिख दिया, P आउटपुट क्या होगा, P आउटपुट। अब आउटपुट पे क्या होगा, आउटपुट पे यहां पे जैसे यहां पे कहीं पे ये, तो यहां तक मैंने ऐसे बनाया है, बीच में इसको मैं कंटिन्यू हो रखा है, ये एंड तक मैंने नहीं दिखाया बस। ठीक है, आउटपुट पे क्या होगा, यहां से पहुंचते पहुंचते क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा, है ना, फ्रिक्शन लगेगा तो उससे हेड लॉस होगा। तो हेड लॉस क्या आएगा, HF मनी, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। और जो अवेलेबल हेड वहां पे क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल H माइनस HF। तो मैं ये लिख सकता हूं, आप बता रहे हो, m डॉट जी कैपिटल H माइनस HF। ये क्या है, इनिशियल हेड माइनस इनिशियल अवेलेबल हेड माइनस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। यहां कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है, ठीक है।
तो P इनपुट ये हो गया, P आउटपुट अपना ये हो गया। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। अब मैं एफिशिएंसी की बात करूं, है ना, तो एफिशिएंसी की बात करूं, एफिशिएंसी क्या होगा, P आउटपुट डिवाइड बाई P इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100। एफिशिएंसी क्या होगी, परसेंटेज में आती है तो 100। अब P आउटपुट रख दो, P इनपुट रख दो और ये निकाल दो, एफिशिएंसी निकाल दो, है ना, वो मैं निकाल दूं तो क्या हो जाएगी, P आउटपुट क्या है, P आउटपुट है m डॉट G कैपिटल H माइनस HF डिवाइड बाई m डॉट G कैपिटल H मल्टीप्लाई बाई 100। ये कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, वहां से मैं सीधा यहां पे लिख रहा हूं, देख लो, कैपिटल H माइनस HF डिवाइड बाई कैपिटल H मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गई अपनी एफिशिएंसी, है ना। तो आपको याद नहीं रखना है, बस क्या है, आपको पावर लिखना आना चाहिए। इनिशियली क्या होगा, mgh होगा ना, m डॉट जी एच है, तो इनिशियली क्या होगा, हेड अवेलेबल क्या है, कैपिटल H होगा, और जो आउटपुट भी क्या होगा, है ना, हेड क्या, हेड लॉस हो जाएगा HF का, तो H माइनस HF हो जाएगा, और फिर आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट आपको पता है, P आउटपुट डिवाइड बाई P इनपुट, तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार ना दे देगा, जैसे या तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ ले ना कि ये एफिशिएंसी क्या कैसे डिफाइन करते हैं और पावर ट्रांसमिशन के लिए पाइप में, तो क्या करते हैं, P आउटपुट डिवाइड बाई P इनपुट, ये पूछ लेता है। कई ये आप कंफ्यूजन ये होता है आपको कि इनपुट क्या आएगा, आउटपुट ना, मतलब नीचे कौन सा आएगा, ऊपर नीचे में प्रॉब्लम होती है। तो आप हमेशा ही पता है कि ज्यादा वैल्यू होती है ना, वो हमेशा नीचे आती है, तो P आउटपुट तो हमेशा कम होगा क्योंकि हेड लॉस हो जाएगा ना। तो ठीक है, ये आपको दे दे, ऐसे न्यूमेरिकल टर्म में पूछ ले, H की वैल्यू कुछ दे दे, कैपिटल H की वैल्यू से 5 मीटर दे दी, है ना, 25 मीटर दे दी, और HF निकल के आया, 5 मीटर निकल के आया, तो बताओ एफिशिएंसी कितनी है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये तो या तो ऐसे आ जाए, नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्वेश्चन आता है मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का केस आता है, वो आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का केस आता है, वो आता है थ्योरेटिकल, वो देखेंगे अपन पूरा डिटेल में। तो ये आप समझ चुके हैं, ये फॉर्मूला आप समझ चुके हैं, यही इसमें काम का है मेनली। ठीक है, अब देखो सब मिटा रहा हूं मैं, यहां पे देखो अभी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। अब मैक्सिमम जब भी अपन ने पढ़ा है पूरे सिविल इंजीनियरिंग में या इंजीनियरिंग में अपन ने जब भी पढ़ा है, मैक्सिमम या मिनिमम का केस आता है, तो क्या करते हैं अपन, क्या डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, उससे डिफरेंशिएशन करके उसकी वैल्यू 0 करते हैं और उससे अपन केस निकालते हैं कि वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम किस पे हो रही है ना। तो सेम ही सेम यहाँ पे कुछ अलग थोड़ी ना करेंगे, ये सेम ही यहाँ पे करेंगे। तो देखो, है ना, P आउटपुट क्या है, P आउटपुट है अपना, यहाँ पे देखो वो है रो क्यू जी ना, मैं ये लिख दूँ, यहाँ पे लिखो m डॉट जी कैपिटल H माइनस HF, ये लिखा था मैंने, तो m डॉट को मैंने लिख दिया रो क्यू कैपिटल H माइनस HF, है ना, m डॉट को मैंने यहाँ से ये लिख दिया है यहाँ से। ठीक है, और ये g तो बच गया था, g मैंने लिखा नहीं है, तो g हो गया। ठीक है, ये मैंने इसको लिख दिया है। अब बताओ, आप HF का फॉर्मूला याद है, हेड की इसकी फॉर्म में, डिस्चार्ज की फॉर्म में, मैंने लास्ट क्लास में आपको लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूला बताया था, याद होगा तो आपको याद है फॉर्मूला, वो था 8q² डिवाइड बाई पाई स्क्वायर जी इंटू FL डिवाइड बाई d⁵5। ये फॉर्मूला था ना। अब इस फॉर्मूले को यहां पुट कर दो कि अपन करना क्या चाह रहे हैं, अपन मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए, है ना, अपन क्या करेंगे क्या, ये करेंगे d बाई ये आउटपुट है ना, पावर जो आउटपुट है उसको Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और उसको 0 पुट करेंगे मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए क्या करेंगे, जो आउटपुट है पावर आउटपुट है उसको क्या करेंगे, उसको Q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे, उससे कुछ केस वैल्यू निकल के आएगी। किसकी निकल के आएगी, क्वेश्चन कैसे आता है इसमें आता है कि पावर ट्रांसमिशन जो है वो मैक्सिमम किस केस में होता है, तो वो
एच एफ की वैल्यू पे आता है, एच एफ की किस वैल्यू पे होता है, तो वो अपन एच एफ की वैल्यू निकालेंगे तो ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट काम का आता है इसमें, है ना, लेकिन उससे वैल्यू पहले प्रोसेस देख लो। यहां पे मैंने क्या काम किया, यहां पे वैल्यू पुट कर दी, यहां पे देखो मैं ये बता रहा हूं, पी आउटपुट इक्वल टू रो क्यू जी कैपिटल एच माइनस ये वैल्यू लिखता हूं 8 की स्क्वायर डिवाइड बाई पाई स्क्वायर जी एफ एल डिवाइड बाई डी रेस टू पावर 5। ये अपना पी आउटपुट, और इसी को अपन को क्या करना है, क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मैं क्या काम करूं, देखो देखो अभी देखो, एक स्टेप खा जाऊं प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जगह कम इसलिए मैं कर रहा हूं। क्यू को मैं दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर में, यहाँ क्यू मल्टीप्लाई, क्यू यहाँ आ गया, यहाँ क्यू की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बस क्यू क्या है अंदर में, दोनों में अंदर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब देखो, अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं डी बाई डी क्यू ऑफ पी आउटपुट इक्वल टू, ये क्या कांस्टेंट है, रो जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। इसका क्यू के रिस्पेक्ट में करो, क्या बच जाएगा, कैपिटल एच बच जाएगा, माइनस इसको पूरा जो ना, ये पूरा पार्ट जो है वो है कांस्टेंट, और जो क्यू बस क्यू का ही है, क्यू का ही है ना, डिफरेंशिएशन क्यू का ही होगा। क्या हो जाएगा, क्यू की क्यू रेज़ टू पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो मैं 3 है ना, और क्यू स्क्वायर है क्यू स्क्वायर, और बाकी का बचा हुआ सेम का सेम रख दूं, सेम रख दिया मैंने, 8 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर जी मल्टीप्लाई बाई एफ एल डिवाइड बाई डी रेज़ टू पावर 5। करेक्ट है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो गया, h बच गया यहाँ पे पूरा ये u का u, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है, ये u का u, और q का क्यूब कर दिया मैंने, इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। और ये वैल्यू देखो, ये क्या हो गया, ये फिर से बन गया hf, ये बन गया hf, उसको मैं कर रहा हूं 0, तो रो जी 0 में चल जाएगा, h माइनस 3hf इक्वल टू 0। इससे hf की वैल्यू आ गई, क्या आएगी, h डिवाइड बाई 3, यही अपने काम का है। बस ये पूरा रिजल्ट में से ये काम का है। जो पावर ट्रांसमिशन जो है मैक्सिमम होने के लिए HF मतलब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, वो क्या होगा, वो अगर 1/3 हो, इनिशियल अवेलेबल हेड का 1/3 हो, तो जो पावर ट्रांसमिशन है वो मैक्सिमम होती है। ये अपने काम का है, और ये एक तो इक्वेशन यही काम का है, सबसे बड़ा काम का है ना। न्यूमेरिकल टर्म में लिख दे इसको कि एच की वैल्यू ये है ना, कैपिटल एच की वैल्यू जैसे 24 मीटर है, तो वे बताओ ना एच एफ की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए, तो एच एफ की वैल्यू 1/3 है, तो क्या हो जाएगी, 8 मीटर होनी चाहिए, है ना। समझ गए, ऐसे क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है। तो आपको अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो ना, आप क्या करते हैं, मैंने आप लोगों को बहुत ऐसे पढ़ते हुए देखा है, आप क्या करते हैं, सीधे पूरा का जो किसी भी टॉपिक का ना पीछे थ्योरी का पार्ट नहीं पढ़ते हैं, है ना, सीधे क्वेश्चन सोल्व करने पे आपको बहुत वो रहता है ना, कि क्वेश्चन सोल्व कर दो, सीधे क्वेश्चन सोल्व भी नहीं करते हैं आप क्या करते हैं, सीधे सीधे उसका ऑप्शन देख के रट लेते हैं। तो पीछे का आपको उसका थ्योरी का उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, तो रट लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर आ गया और आपका सब रटा हुआ वो वहीं का वहीं रह गया। तो समझ रहे हो, यही है ना क्वेश्चन, आपको याद है HHF इक्वल टू h/3, यही बोल दे वैल्यू में रख दे, तो आप ये चीज है ना वो भूल जाओगे क्वेश्चन को। तो ये आपको पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। हाँ, जो रखना याद आपको रिजल्ट ही है, लेकिन पीछे का पार्ट आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या आ गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए HF की वैल्यू h/3, यही है क्वेश्चन आपका। उसके लिए क्या करते हैं, आउटपुट को क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, उसको 0 पुट करते हैं, ये है मैथमेटिक्स, रिजल्ट अपना यही है। अब ये बताओ, आप तो खुद ये बता ही दोगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के केस में एफिशिएंसी कितनी होगी। अभी जस्ट अभी कराया मैंने एफिशिएंसी क्या आई थी, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के केस में एफिशिएंसी निकाल सकते हो ना, ईटा निकालो, एफिशिएंसी इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन। निकालो, क्या होती है एफिशिएंसी इक्वल टू ईटा परसेंटेज में क्या होती है, पी आउटपुट
डिवाइड बाई पी इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100, ये करते हैं। ये क्या था, ये हुआ था एम डॉट जी कैपिटल एच माइनस एच एफ डिवाइड बाई एम डॉट जी कैपिटल एच, ये कट गया और ये मल्टीप्लाई बाई 100, यही तो था। अब वैल्यू रख दो बस एच एफ की वैल्यू, ये एच माइनस एच बाई 3 बच गया कितना 2h बाई 3, और ऐसे एच कैंसिल हो गया। अब बताओ कितना हो गया, ये बच गया कैपिटल एच माइनस एच बाई 3 डिवाइड बाई एच, है ना, मल्टीप्लाई बाई 100, ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 66.67%। ये भी आपको याद रखना है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के केस में इसकी एफिशिएंसी कितनी आती है, वो 66.7%। ये भी आपको ये याद रखना है। तो दूसरा क्वेश्चन याद हो गया। 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। फॉर्मूला जो ना, ये फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, ये अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन का मैक्सिमम का ना केस ना हो, कोई जनरल केस हो जाए, तब आपको फॉर्मूला सारी चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन जनरली जो है ये क्वेश्चन जो है ना, बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे है, बिल्कुल सरफेस है, तो ये पूछ लेता है सीधे सीधे मैक्सिमम का केस। तो मैक्सिमम के लिए आपको केस याद होना चाहिए। क्या एच एफ मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए क्या होना चाहिए, एच एफ की वैल्यू एच बाई 3 पहला, और एफिशिएंसी कितनी होती है, एफिशिएंसी होती है 66.67%। 2 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। और जो पावर जो पी आउटपुट कैसे लिखते हैं, एम डॉट जी एच माइनस एच एफ, ये आपको गेट के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये गेट में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अपन क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं, पहले पूरा थ्योरी का पार्ट पढ़ लें। तो अपना ये टॉपिक भी हो गया है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है फ्लो थ्रू साइफन। ठीक है, अब देखो पहले फ्लो थ्रू साइफन। साइफन क्या होती है ये पता हो, पहले तो पता करें साइफन। एक क्वेश्चन तो इसी भी बन जाता है कि साइफन पे क्वेश्चन आ जाता है, साइफन क्या है ना, व्हाट इज साइफन, ऑप्शन दिए होंगे और फिर उसमें कौन सा है या साइफन का यूज क्या है, ये है ना, ये क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद देखेंगे, ये फ्लो तो बाद में करेंगे, पहले तो साइफन देखें। तो देखो इसको मैं आपको समझा देता हूँ और लैंग्वेज की फॉर्म में वो नोट्स में आपको मिलेगा ही। देखो जैसे यहाँ पे कोई रिजर्वोयर है अपना और यहाँ पे एक दूसरा रिजर्वोयर है, ठीक है। इस पे वाटर का लेवल ये है, ये इस पे वाटर का लेवल ये है। अपन को करना क्या है, इस रिजर्वोयर से और इस रिजर्वोयर में वाटर पहुंचाना है, या कोई लिक्विड दूसरा, अगर कोई दूसरा लिक्विड है तो वो लिक्विड यहाँ पे ट्रांसफर करना है। लेकिन केस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये 2 रिजर्वोयर जो हैं वो किसी हिल के द्वारा सेपरेट हो रखे हों। तो हिल के द्वारा अगर सेपरेट हो रखे हों तब इस केस में वाटर या फिर कोई लिक्विड पहुंचाना है, तब ये क्या करते हैं, तब है ना इस साइफन का यूज किया जाता है। तो साइफन क्या है, साइफन बेसिकली एक बेंड पाइप है, ठीक है, बेंड पाइप है जिसका यूज करते हैं। ये क्या है, रिजर्वोयर है एट हाई एलिवेशन, ये रिजर्वोयर है एट लोअर एलिवेशन। ये दोनों सेपरेट किए हुए हैं किससे, एक हिल के द्वारा सेपरेटेड है ना। तो ये रिजर्वोयर एट हाई एलिवेशन, ये रिजर्वोयर एट लो एलिवेशन, ठीक है। ये हिल है और इस पे अपन को कोई फ्लूइड पहुंचाना है या कोई लिक्विड अपन को यहां ट्रांसफर करना है, तो इसका यूज किया जाएगा जिस पाइप का, उसको बोला जाता है साइफन। तो ये है अपना साइफन, समझ गए। तो साइफन क्या है, साइफन बेसिकली एक बेंड पाइप है, बेंड पाइप, इसका यूज ऐसी कंडीशन में किया जाता है। तो साइफन अपन समझ गए, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट क्या, ये हाइट है, यहाँ पे हिल का ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, इस वाले पॉइंट को बोल जाते हैं, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं समिट पॉइंट। आप हाईवे में भी पढ़ते हैं समिट पॉइंट, वहां भी आता है। कॉलेज में तो पढ़ाई होगा, अभी नहीं पढ़े तो अभी तो ये जब हाईवे पढ़ेंगे तब भी आप देख लेंगे। इसको बोलते हैं समिट पॉइंट, समिट या समिट पॉइंट, ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट है। अब देखो
अपन ने पढ़ा है जो प्रेशर है ना, प्रेशर वो इस लेवल पे प्रेशर क्या होगा, इस एरिया पे, ये हाइट ज्यादा है ना, यहाँ पे हाइट ज्यादा, तो ये एरिया ना यहाँ पे होता है प्रेशर होता है ना, लो प्रेशर होता है यहाँ पे। स्टैटिक केस में पढ़ा था अपन ने, स्टैटिक के केस की बात कर रहा हूं। ये जो ना यहाँ पे प्रेशर लो प्रेशर होता है, और यहाँ ये जो एरिया ना, यहाँ पे जो सबमिट का जो एरिया है यहाँ पे प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है, और ये जो एरिया है ना यहाँ पे होता है हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर। अपनी कंडीशन ऐसे हिसाब की है जिसमें यहाँ पे अवेलेबल प्रेशर हो तो लो प्रेशर होता है, और यहाँ जो जस्ट इसकी हिल के दूसरी साइड में ये जो है ये इस एरिया में मैंने मार्क कर दिया है कि लगभग इस एरिया में जो प्रेशर है वो वेरी हाई होता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आता है, एक तो साइफन का क्वेश्चन आ जाए। साइफन क्या है, पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो बन गया। इस पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, एक क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 बोलता है कि ये सबमिट पॉइंट है ना, इसका ये साइफन क्या है, साइफन का यूज क्या, पहला हो गया। दूसरा सबमिट पॉइंट क्या है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा है ये इसका जो ना पूरा लैंग्वेज के टर्म में पूरा इसका फ्लो किस हिसाब से होता है कि हाई रिजर्वर एट हाई एलिवेशन से रिजर्वर एट लोअर एलिवेशन, है ना, वहां पे अपन को फ्लूइड ट्रांसफर करना है, फ्लूइड या कोई लिक्विड, जनरली अपन लेते हैं वाटर का केस आता है तो वाटर लेते हैं जो हिल के द्वारा सेपरेटेड हो, तो वहां पे साइफन यूज होता है। तो इस पूरा प्रोसेस जो है ना फ्लो का, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म बन जाता है। 2, तीसरा आता है कि सबमिट पे प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कैसा, लो प्रेशर होता है, वेरी हाई प्रेशर होता है। तो ये चीज होता है कि यहाँ पे प्रेशर, तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि यहाँ पे सबमिट के एरिया में प्रेशर जो ना लो वेरी लो प्रेशर होता है, और इस एरिया में जो ना जस्ट इसके प्रेशर, ये सबमिट के दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी साइड में प्रेशर है वो वेरी हाई प्रेशर होता है। समझ गए, 3 क्वेश्चन इस पे बन गए फ्लो थ्रू साइफन पे। ये चीज अपन ने समझ ली है, समझ गए। अब मैं देखो आगे एक टर्म वो समझाने वाला हूं आपको, कैविटेशन, तो वो भी उस पर भी क्वेश्चन आता है, थ्योरी का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं उसको आपको पूरा समझा दिया है, इसी को थोड़ा इसी डायग्राम को काम में लेऊंगा, तो जगह मैं इसको थोड़ा ना मिटा रहा हूं, आप समझ गए तो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, थोड़ा जगह चाहिएगी उसमें, तो आप ये समझ गए हैं, ये साइफन है और ये ठीक है। अब इसमें ना कैविटेशन पढ़ने से पहले एक टर्म समझते हैं, वो है वेपर प्रेशर, है ना। वेपर प्रेशर एक टर्म आती है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इसमें यूज होगी, इसलिए मैं आपको वेपर प्रेशर बता रहा हूं। एक तो सीधा सीधा क्वेश्चन वेपर प्रेशर पे पूछ लेता है, वेपर प्रेशर क्या है ना। ये अपन पढ़ चुके हैं, कहां पे पढ़े थे, ये 12th में भी पढ़ चुके हैं, और ये फर्स्ट ईयर में जो है वो BME जो होती है ना, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियर, वहां भी ये आता है वेपर प्रेशर, है ना। ये बिल्कुल कॉमन टर्म है, मैं आपको समझा देता हूं। तो 12th में पढ़ते हैं अपन, तो एक ये आता है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, तो क्या होता है, जैसे ये कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन है थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, ये है वेपर, ये है वेपर, और ये जो है ना वेपर का कंडेंस्ड फॉर्म है, ये वेपर का कंडेंस्ड फॉर्म है। इक्विलिब्रियम में है तो दोनों साथ में होंगे ना, ये अवेलेबल होंगे, दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे। इक्विलिब्रियम में है ना, इन इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स में इन इक्विलिब्रियम क्या है, ये वेपर है और ये इसका कंडेंस्ड फॉर्म है। अपन पढ़ रहे हैं क्या, फ्लूइड, तो फ्लूइड के लिए मैं कंडेंस्ड फॉर्म इसकी क्या लूंगा, लिक्विड। नहीं तो क्या सकता है, वेपर की कंडेंस्ड फॉर्म लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है, लेकिन फ्लूइड पढ़ रहे हैं अपन, तो मैं लिक्विड लेके चल रहा हूं। यहाँ पे सॉलिड भी साथ में समझ लिए कि सॉलिड भी इसमें है, लेकिन अपन सिर्फ ये पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो ये ब्रैकेट में सॉलिड भी है, कॉमन सॉलिड भी लिख लो, लेकिन अपन ये पढ़ रहे हैं तो लिक्विड लिख लिया। अब ये दोनों इक्विलिब्रियम में ऐसा है, अब क्या होगा, जो ये वेपर जो है ना, ये इस पे ऐसे प्रेशर लगा रहा होगा, है ना। ये जो वेपर है ये इसकी अपनी कंडेंस्ड फॉर्म लिक्विड या सॉलिड है उस पर प्रेशर लगा रहा होगा, तो उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। समझ गए। इन थर्मोडायनेमिक्स इन इक्विलिब्रियम वेपर जो है वो अपनी कंडेंस्ड फॉर्म लिक्विड या सॉलिड पे
लिक्विड या सॉलिड पे जो प्रेशर लगा रहा होता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो एक तो क्वेश्चन इसी पे आ जाता है, तो ये अपना हो गया फोर्थ क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, समझ गए। तो वेपर प्रेशर समझ लिया है। वेपर प्रेशर का यूज होगा इसलिए मैंने आपको यहाँ बताया है, तो आपको पता होना चाहिए वेपर प्रेशर क्या है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। इसमें अपना जो जेईई का एग्जाम है उसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, है ना, कि डेफिनेशन है या टर्म उसको समझा रहे हैं तो उसी पे ही वही क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो मैंने आपको जब प्रेशर पढ़ रहे थे, प्रेशर का जो यूनिट है उसमें मैंने आपको एक ही चीज बताया था कि 1 atm इक्वल टू 10.3 मीटर ऑफ वाटर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। याद होगा आपको। अच्छा एक यूनिट और बताई थी ना, यूनिट वो मीटर की फॉर्म में, हेड की फॉर्म में, तो ये जो प्रेशर की यूनिट बताई थी ना वहां पे ये अपने पढ़ा था, मैंने बोला था आपको ये चीज याद होना चाहिए। सीधे सीधे ही ये पूछ लेता है क्वेश्चन। 1 atm इक्वल टू ऑप्शन दिए होंगे 3-4, तो उनमें ये दोनों ऑप्शन, एक तो ये भी वाटर ले तो उसकी जो है ये जो ना एलिवेशन या फिर वाटर का कॉलम है वो कितना होता है 10.3 मीटर का, और जो अगर Hg ले लिक्विड तो क्या आता है 76 सेंटीमीटर का या 760 mm का, ये दोनों मिल जाते हैं। तो मैंने आपको याद करने को बताया था, तो रिवाइज करा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, रिकॉल कर लो वहां से। वैसे ही सेम का सेम जैसे ये डेटा याद करने को बोला था, तो नेक्स्ट एक डेटा वो भी आपको याद करना है, इसलिए मैं साथ लिख रहा हूं दोनों। प्रेशर है वेपर का, वो सेपरेशन का है, वो हेड में है तो मैंने रोजी से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू वो होता है 2.5 मीटर टू 2.7 मीटर ऑफ वाटर। जैसे ये डेटा आपने याद किया था, सेम का सेम ही आपको ये डेटा याद करना है, और ये जो है आपका एक क्वेश्चन और बन गया, समझ गए। इसका क्या मीनिंग है मैं समझाऊंगा, पहले आप इसको समझ। ये डेटा है याद करने के लिए, एक क्वेश्चन और बन गया है। ये क्या है, ये प्रेशर है हेड की फॉर्म में, है ना। किसका प्रेशर है, ये प्रेशर है वेपर का। ये सेपरेशन मैंने लिखा है, SEP लिख रहा है सेपरेशन का, ठीक है। वेपर प्रेशर सेपरेशन का है, वो कितना है, वैल्यू कितना 2.5 टू 2.7 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। तो कॉलम, वाटर का कॉलम कितना 2.5 टू 2.7 मीटर। वेपर प्रेशर एट सेपरेशन, वर्ज ऑफ सेपरेशन है, इससे अगर वैल्यू कम हो गई तो ये हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है वो बताता हूं, देखो आपको मैं, ये तो आपको डेटा याद रखने का है। इसका मीनिंग ये है, अगर प्रेशर की वैल्यू, है ना, हेड की फॉर्म में, प्रेशर की वैल्यू हेड की फॉर्म में ये है वैल्यू, वेपर प्रेशर से वैल्यू कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कितना है 2.5 टू 2.7 मीटर ऑफ वाटर। तो क्या होगा, जो गैसेज हैं लिक्विड के अंदर, डिजोल्व गैसेज हैं, वो उससे बाहर आने लग जाती हैं। इसका मीनिंग ये है यहां से, क्या वेपर प्रेशर है, वेपर अलग हो जाती है, वेपर और ये दोनों, ये जो वेपर मतलब कि जो डिजोल्व गैसेज हैं वो लिक्विड में, वो उससे अलग होना स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाती हैं। अब देखो, अब कैविटेशन पढ़ेंगे, इसके आगे कैविटेशन समझ रहे हैं, ठीक है। ये समझ लिया आपने, इसका मीनिंग समझ लिया, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू याद रखना है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो, अभी मैंने बोला, है ना, जैसे आप एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, है ना, तो ये जो आपने पढ़ते हैं कि वाटर में डिजोल्व गैसेज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, CO2, H2S एटसेट्रा एटसेट्रा, पूरा उसमें पढ़ते हैं। वाटर ट्रीटमेंट में आप पढ़ते हैं, आपको ध्यान है। और वाटर जो अभी इन्वायरमेंट जो चल रहा है उसमें आप पढ़ लेंगे अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है, तीसरे या चौथे यूनिट में मिल जाएगा आपको। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि प्रेशर की वैल्यू इससे कम हो जाए तो ये जो डिजोल्व गैसेज हैं वो लिक्विड से अलग हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे कोई भी लिक्विड है, या अपने एग्जांपल ले लो कि वाटर ही है ना, अपने इस एरिया में, समिट के एरिया में क्या कह रहा है, प्रेशर की वैल्यू लो है, लो प्रेशर बता रहा है। तो ये मान लो, है ना, कि ऐसा कंडीशन हो जाए, अगर कंडीशन ऐसी हो जाए कि यहाँ पे प्रेशर है ना, यहाँ पे सबसे कम आया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो कहीं भी हो जाए कि अगर प्रेशर है ना, प्रेशर एनीवेयर, है ना, पूरे फ्लूइड फ्लो में प्रेशर एनीवेयर पूरा वो क्या हो जाए, प्रेशर अगर है ना, प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से कम हो जाए तो क्या होता है, जो डिजोल्व गैसेज हैं
डिजोल्व गैसेज वो बाहर आ जाती हैं, कम्स आउट ऑफ लिक्विड, और अपन लिक्विड वहां वाटर ले रहे हैं तो ये वाटर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे इस एरिया में है तो क्या आने लग गई, यहां पे अगर वैल्यू इतना कम हो जाता है प्रेशर की वैल्यू कि इससे भी वैल्यू कम हो जाए तो क्या होगी, गैसेज बाहर आने लग गई। अब गैसेज लिक्विड में कभी भी आप वाटर में देखा होगा तो वो गैस बाहर आ रही है वहां से, है ना, लिक्विड में डिजोल्व गैसेज, तो आपको कैसे दिखेगा, कैसे फिजिकली कैसे दिखता है, बबल्स फॉर्म होने लग जाती हैं। बबल्स फॉर्म होने लग जाती हैं, देखा होगा, जैसे बबल की फॉर्म में वो बाहर आ जाती हैं इन फॉर्म ऑफ बबल। ठीक है, अब क्या होगा, ये बबल यहां पे बन गई है ना, वो फिर फ्लो तो हो ही रहा है साथ साथ में, तो लिक्विड आएगा और आगे फ्लो हो जाएगा। फिर ये बबल अगर ये जो गैस, जो डिजोल्व गैस बाहर आई है बबल की फॉर्म में, ये आगे अगर ऐसी जगह जाती है जहां पे प्रेशर हाई है ना, प्रेशर हाई कितना है, वेपर प्रेशर से ज्यादा है, इस लिमिट से ज्यादा है, तो क्या होता है, ये जो है ना बबल ब्रस्ट होना शुरू हो जाती हैं। ब्रस्ट होना शुरू हो जाती हैं तो ये जो पाइप का मटेरियल है या पाइप है उस पर केविटी फॉर्म करने लग जाती हैं, है ना, केविटी फॉर्म करने लग जाती हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, केविटेशन बोला जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, केविटेशन बोला जाता है। ठीक है, समझ गए केविटेशन क्या है। केविटेशन क्या है, केविटेशन की अगर स्टेटमेंट में मैंने समझाने का था पूरा इतना बताने का, केविटेशन को अगर मैं पूरा संक्षिप्त में बताऊं, ब्रीफ में बताऊं, तो क्या होगा कि वेपर प्रेशर की वैल्यू अगर वेपर प्रेशर से कम हो जाए तो डिजोल्व गैसेज है वो बबल की फॉर्म में लिक्विड से बाहर आने लग जाती हैं। और अगर वो फ्लो के साथ में इस ऐसे एरिया में पहुंचे जहां पे प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से ज्यादा है या प्रेशर जो है हाई है, तो वो जो गैस है बबल की फॉर्म में जो बाहर आई है वो ब्रस्ट होना शुरू हो जाती है और वो उसकी जो अपनी पाइप है उसकी वॉल पे केविटी बनाना स्टार्ट कर देती है। तो इस प्रोसेस को केविटेशन कहा जाता है। समझ गए केविटेशन क्या है, समझ गए ना केविटेशन क्या है। और आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में पूरा नोट्स में मिलेगा। तो ये है केविटेशन, पूरा समझाने का था, ये आपको डेटा याद रखना है। ये हो गया अपना फ्लो थ्रू साइफन। तो केविटेशन भी, इस प्रोसेस को मैं केविटेशन के बारे में पूरा अच्छे से बता देता हूं। तो केविटेशन क्या है देखो, समझ लिया आपने केविटेशन। अब केविटेशन को देखो, इसमें क्या होता है, इफ प्रेशर की वैल्यू जो है ना, प्रेशर की वैल्यू वो हो जाए वेपर प्रेशर से भी कम हो जाए, प्रेशर की वैल्यू जो है ना वेपर प्रेशर से भी कम हो जाए, प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से भी कम हो जाए, तो क्या होगा, डिजोल्व गैसेज कम्स आउट इन फॉर्म ऑफ बबल। ठीक है, बबल में ये किससे हो गई, ये बाहर निकल जाएगी लिक्विड से। फिर ये जब फ्लो के साथ में है ना मूव करती हैं इन एरिया ऑफ हाई प्रेशर हाई प्रेशर का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर से ज्यादा। क्या होगा, ये जो गैसेज है ना, जो बबल हैं, बबल क्या करती हैं, बबल ब्रस्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो केविटी बनाती हैं, केविटी एट वॉल ऑफ पाइप। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है केविटेशन। यह है इसकी डेफिनेशन। तो केविटेशन क्या है आपने समझ लिया पूरा, ये मैंने आपको समझा दिया पूरा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, ये अपना चैप्टर हो गया है
फ्लो थ्रू पाइप हो गया है। और इसके न्यूमेरिकल हैं वो अपन आगे के लेक्चर में आपको मिल जाएगा, साथ साथ में नेक्स्ट यूनिट का जो है लेक्चर उसमें आता जाएगा। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.